नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका सखा आप सभी के बीच में एक बार फिर से लेकर हाजिर है कुमार गौरव सर के बेहतरीन से नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज की क्लास में आपका पूरे महीने का, यानी पूरे मई महीने का छोटी छोटी पॉइंटों में आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो आज की क्लास आपको अवश्य देखनी है। और आप सभी को पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो कैटेगरी थी, जिनकी परीक्षाओं की घोषणा नहीं की गई थी, अब उनकी घोषणा कर दी गई है। तो आपके लिए क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा पहला क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चनों को क्या होगा? कालिया। मित्रों, आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीन ललन टॉप रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, अपना प्यार देना है और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन है हमारा भारत। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या मित्रों भारत ड्रोन महोत्सव 2022। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें आंसर देना है प्रगति मैदान दिल्ली। क्या मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान दिल्ली में भारत का पहला सबसे बड़ा महोत्सव बनाया गया है, जिसे प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 27 से 28 मई के मध्य इसका आयोजन चलने वाला है। और ये भारत का सबसे बड़ा कैसा? तो ड्रोन महोत्सव होगा। ठीक है, ड्रोन को ही दूसरे नाम में हम अगर जाने तो क्या कहते हैं? VAW, यानी कि माफ करना, अनमैन्ड अराइवल व्हीकल। ऐसा जिसमें कोई मानव न बैठा हो उसे क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ठीक है, मानव रहित विमान को क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। UAW ड्रोन का ही दूसरा नाम है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा ना। अब देखिए मित्रों, ड्रोन की बात आई है तो ड्रोन से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं। आपको बोलकर बता रहा हूँ। जैसे कि मित्रों आपको बताया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यह तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया था। और मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी किसके द्वारा? तो ड्रोन की सहायता से। ऐसे ही आपको बताया है भारत का एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसे इंद्रजाल के नाम से जाना जाता है। और ये इजराइल के आयरन डोम पद्धति से संबंधित है। यानी इजराइल का आयरन डोम पद्धति और भारत का इंद्रजाल दोनों एक से ही है, जो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि टाइगर नाम का एक ड्रोन लद्दाख बॉर्डर पर लगाया गया था, चीन से बचाव के लिए। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। अब मित्रों आपको लगवाता हूँ रिवीजन बेहतरीन सा, किसका? दिल्ली का। तो दिल्ली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। हम पहले भी दिल्ली से संबंधित इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात कर चुके हैं मित्रों। ठीक है, आज पुनः से इसका एक बार रिवीजन लगाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी लोग बताएंगे उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ऐसे आपको याद रखना है क्या मित्रों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बनने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में। और दिल्ली कोलकाता से कब स्थानांतरित होगी राजधानी? तो 1912 को। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या आपको याद रखनी कितनी है? 70 है। एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था दिल्ली अधिवेशन। 1923 में यह दिल्ली में ही हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद से 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक, फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। सबसे युवा अधिवेशन करता थे कांग्रेस के। और इनकी बुक का नाम है इंडिया वीन्स फ्रीडम। ऐसे एक दिल्ली समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। इसे दिल्ली समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था और गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली से संबंधित हैं, इन्हें नोट डाउन करिएगा। और आप सभी ने इन्हें नोट डाउन कर लिया है तो बेहतरीन सा रिवीजन लगाते हैं। जैसे कि आपको बताया ईशान मंथन उत्सव, ये हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया था। यमुनोत्सव 2022, ये भी दिल्ली में मनाया गया था। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली मेरठ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रैपिड रेल कॉरिडोर का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये भी नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो पूर्व प्रधानमंत्री की यादों से संबंधित यहाँ पर फोटो लगाई जाएंगी, उनसे संबंधित चर्चा, उनके विषय लगाए जाएंगे। ऐसे ही सहकारिता मंत्रालय ने नीति राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? तो नई दिल्ली में किया था। मालचा महल आपको याद रखना है, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये मालचा महल क्या था? तो एक भूतिया बंगला था। इसको आप याद रखना, नई दिल्ली में है और इसका जीर्णोद्धार होगा, रिनोवेशन होगा इसका। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, ये भी नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। लोकपाल का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो ये भी आप सभी को याद रखना है, नई दिल्ली में खुलेगा। पाकिस्तान के व्यापार मंत्री दिल्ली में आएंगे, यानी दिल्ली में इनका कार्यालय होगा और इनका नाम है कमर जमान। ठीक है मित्रों, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिल्ली से याद रखने थे। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे।
अगला आपके लिए उत्सव स्पेशल है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उत्सव से संबंधित था, तो आपको महत्वपूर्ण उत्सवों का एक छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने है प्रमुख उत्सव, जैसे ओणम उत्सव कहाँ पर, तो केरल में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नाड़ा हब्बा ये दशहरा उत्सव है, कर्नाटक में मनाया जाता है। बाचुंबा महोत्सव असम में मनाया जाता है। ऐसे रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। सिग्मू फेस्टिवल सुनहरी धान का त्यौहार है, ये गोवा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में। नवरोज उत्सव ये पारसी धर्म का नववर्ष है और प्रत्येक 16 अगस्त को इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। नट कीर्तन महोत्सव मणिपुर में। बांग्ला महोत्सव मेघालय में। और बथुकम्बा उत्सव कहाँ पर, तो तेलंगाना में। ऐसे ही थाईपुसम तो तमिलनाडु में हो गया। ऐसे ही मकरविलक्कू केरल में होता है और हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो हमने पहले क्वेश्चन का धुआं कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरे के पूरे मई महीना का जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट केंद्रीय योजनाएं हैं उन सभी का एक छोटा सा रिवीजन लगाऊंगा मैं, और आप सभी का इसका बेहतरीन सा रिवीजन करवाऊंगा। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा जो आपको नोट डाउन करने हैं। आशा करता हूं आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसे NSA के नाम से जारी किया जाता है, और 2021 की यह रिपोर्ट है, आपको याद रखनी है। ठीक है मित्रों, ये 3 वर्ष में एक बार आती है और पिछली बार यह 2017 में आई थी। ये कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाई थी, इसलिए इसे 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, तो ये 2022 में आई है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, 2021 ही रहेगा। कोविड-19 के कारण इसे जारी नहीं किया गया था। अब आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अब आप सभी कह रहे होंगे सर इस सूचकांक में होता क्या है, या इस सर्वेक्षण में किसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, कक्षा छात्र के, यानी जो छात्र होते हैं कक्षाओं के, उनका मूल्यांकन होगा। और कैसा मूल्यांकन होगा, तो सीखने की क्षमता किस छात्र की बेहतर है उस चीज़ का मूल्यांकन किया जाएगा। कौन कौन से छात्रों की, कौन कौन सी क्लास की कक्षाओं के छात्रों की, तो यहाँ पर कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि इनके सीखने की क्षमता कैसी है। तो अगर हम बात करें तो इन क्लासों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है, तो दिल्ली ने इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब आप पर पूछेंगे कि सर इस सर्वेक्षण को तैयार किसने किया था, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के द्वारा इसका क्या किया गया, ब्यौरा तैयार किया गया था, जिसमें 34 लाख बच्चे 17 जिलों से लिए गए थे और इनका मूल्यांकन किया गया था। तो ये हमारी एक केंद्रीय योजना थी, एक केंद्रीय सर्वेक्षण था, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की और इसके छोटे छोटे पॉइंटों को आपको सामने रखे। तो आशा करता हूँ आपको ये रिपोर्ट समझ में आई होगी। ठीक है मित्रों, इसे 3 साल में एक बार पेश किया जाता है। पिछले साल कोविड-19 के कारण इसे पेश नहीं कर पाया था, तो इस साल आई है ये, और इसमें क्लास 6, 5th और 8th और 10th के बच्चों को किया गया मूल्यांकन किया गया है। अब आप सभी को मैं कराऊंगा मई माह की सारी और अप्रैल माह की केंद्रीय योजना है। कौन सी मित्रों, केंद्रीय योजना है। ये केंद्रीय योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप सभी को कमान में जो रस्सी होती है उसे खींचनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना शायद मेरे ख्याल से अब वही समय है, यही पीक पॉइंट है आपके पढ़ाई करने का, बेहतरीन समय है, इसे चूकने न दें और इस करंट अफेयर नोट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें। आप PDF के चक्कर में ज़्यादा ना रहें तो बेहतर रहेगा। इसे आप नोट डाउन अवश्य करते रहें, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छा आपको याद होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी लिखने से। अब देखिए मित्रों, पढ़ाई की बात आई है तो 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। NCERT के हेड कौन है, तो NCERT के हेड हैं दिनेश कुमार सकलानी। कौन मित्रों, दिनेश का लेना, यहाँ दिनेश का हो गया है, दिनेश कुमार सकलानी। CBSE के हेड कौन है, तो निधि छप्पर। ऐसे SSC के हेड कौन है, तो S किशोर। कौन मित्रों, S किशोर। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं बोर्ड डिस्पैच को। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा किस विषय का संबंधित है, तो शिक्षा अभी प्रेजेंट टाइम में संवर्धित सूची का विषय है, लेकिन मूल संविधान में यह राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसमें कर दिया गया, तो संवर्धित सूची में चेंज कर दिया गया। अब केंद्रीय योजनाओं पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं और इसका एक 2 मिनट का छोटा सा रिवीजन लगाते हैं। मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बस आपको याद रखना है और इसी पॉइंट के सहारे से आपको पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि जो अंत में जाएगा, अंत तक जाएगा, वही इन चीज़ों को फतेह कर पाएगा, इन चीज़ों को जान पाएगा, जो मैं आगे आने वाली
क्वेश्चनों में आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं, जेंडर संवाद कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऐसी ज्यादा कोयला उत्पादन किसने किया था? तो महानदी कोलफील्ड ने। कैच द रेन 2022 किसने स्टार्ट किया था? तो रामनाथ कोविंद जी ने, और इसका ये 2वां संस्करण था। अब ऐसे ही आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने स्टार्ट की थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम ये 125 शहरों से स्टार्ट किया गया था आवास मंत्रालय के द्वारा। हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है, मई माह से MSME सतत प्रमाणन योजना ये नारायण नायडू ने स्टार्ट की थी। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने थे। ये केंद्रीय हमारी कुछ बेहतरीन सी योजनाएं थी जो आपके सामने रखी है मैंने, इनका एक छोटा सा रिवीजन लगवाया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा, और मई माह के ये आपके लिए नोट डाउन करने बहुत जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मित्रों, उस क्वेश्चन में मैंने आपको केंद्र की योजना कराई थी, अब इसमें मैं कराऊंगा आपको राज्य की योजनाएं। तो ये पॉइंट आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन हमारा पहले देखते हैं क्या है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आप सभी को याद रखना है, ये राजस्थान से संबंधित है और चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह 100 दिनों को रोजगार देने वाली एक योजना बन चुकी है। और कैसी योजना बन चुकी है? तो शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। यानी शहरों में जो प्रवास करके आए थे भारतीय, उनको रोजगार देने के लिए, शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो प्रवासी मजदूरों के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। बात आई है इंदिरा गांधी जी की, तो आप सभी को याद रखना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इन्हीं को सबसे पहले भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान आप सभी को मालूम है इसके CM कौन है? अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, ठीक है मित्रों। अब आपके लिए बेहतरीन सा करंट अफेयर रिवीजन, तो इसे आप पॉइंट को अवश्य देखना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या? तो ललन टॉप प्रश्नों में आपको मैं कराऊंगा राज्य की प्रमुख योजनाएं। तो देखिए मित्रों, मई माह की ये योजना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है पहली जीन बैंक परियोजना कहां पर स्टार्ट की गई है? तो महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया था। ऐसे ही 10 मेगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो राजस्थान। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी। और मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना था कौन? तो तमिलनाडु। तो आशा करता हूं ये मई माह की आपको सारी की सारी योजनाएं अच्छी लगी होंगी। इनका रिवीजन मैंने आपको एक लगवाया है छोटा सा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जल संबंधित कुछ बेहतरीन सी जानकारियां दूंगा। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे लगेंगे, और ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए मित्रों, बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को समझना। मैं आपको इसमें 2 चीज़ कराने वाला हूं, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो से पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। कौन सा मित्रों? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। यह स्टार्ट कब हुआ था? तो सबसे पहले जानते हैं, ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, और इसका ये 8वां संस्करण है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसके तहत आया है? तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इसे लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलात के मंत्रालय के द्वारा इसे लाया गया है, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। इसमें सर्वेक्षण में क्या बताया गया है? तो इसमें 3 R पर बदल दिया गया है, यानी 3R। अब आप ये मत समझना मूवी RRR वाली, यहाँ पर 3R का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। यानी पानी का हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, उसे रिसाइकिल करना है, और उसे रीयूज करना है। किसके लिए करना है? तो वेस्ट टू वेल्थ। किसके लिए मित्रों? वेस्ट टू वेल्थ, यानी ऐसे कचरे के लिए जो सूखा कचरा होता है और एक गीला कचरा होता है, उसके प्रायोजन के लिए, है ना, उसके लिए क्या किया जाएगा? ये RRR का यूज किया जाएगा। किस मिशन के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस सर्वेक्षण को जारी किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा 3R तो आपको याद ही रखना है। अब आपको पता है एक RRR मूवी आई थी जो हमारे किसी काम की नहीं परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन आप सभी को याद रखना है 5R वाली मुद्राएं। कौन सी मित्रों? 5R वाली मुद्राएं। ये 5R वाली मुद्राएं आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसा कौन सा संगठन है या ऐसा कौन सा संस्था है जिसकी 5R वाली मुद्राओं का देशों का संगठन है, जिसकी मुद्राएं 5R से संबंधित है। यानी जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, तो देखिए मित्रों, ये है हमारा ब्रिक्स। क्या मित्रों? ब्रिक्स। और ब्रिक्स में 5 देश आप सब लोग जानते हैं। कौन कौन से? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और इसका नाम क्या है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं, और इनकी 5 देशों की मुद्राएं R से स्टार्ट होती हैं। जैसे ब्राजील की आप सभी को याद रखना है, ये किसकी है? ब्राजील की। क्या है मित्रों? रियाद। ऐसी रुपया भारत की है, रूबल रूस की है,
रेमनवी, रेमनवी आप सभी लोग जानते हैं किसकी है, चीन की है। और रैंड किसकी है, तो साउथ अफ्रीका की। तो ये 5 आर वाली मुद्रा है। आपसे पूछा जाएगा किस संगठन की 5 आर मुद्रा है, तो ब्रिस्क की। ऐसे ही आपको याद रखना है कि आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है, एसडीआर। और इसी को क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं हैं, तो डॉलर है, पाउंड है, युआन है, येन है और यूरो है। ये पॉइंट आपको याद हो रहा है ना, आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको याद होंगे। अब आपको रिवीजन लगवाता हूं जल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के। जल वाले पॉइंटों का रिवीजन इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित था। और किससे संबंधित था, तो स्वच्छ भारत संबंधित था। इसीलिए आपको जल संबंधित कुछ फैक्टों की मैं जानकारी दूंगा। जैसे विश्व मत्स्य दिवस का मनाते 21 नवंबर को, पहली बार 2015 मनाया गया था। उद्देश्य था महासागर महत्व और मत्स्य स्टॉक बनाना। अब वाटर प्लस सिटी कौन सी हमारी, तो इंदौर है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पटना बिहार में है। सिक्किम राजकीय मछली क्या है, तो कैटल, जिसे कूपर मासिर के नाम से जानते हैं। भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेटिक डॉल्फिन है। ई शांता पोर्टल, ये भी पानी से संबंधित था। जल कृषक और ग्राहकों के मध्य एक सेतु था। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। और सेकंड कौन सा है, तेलंगाना। ऐसे ही शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है, H2O। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला। और नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, तो अमृत क्रांति से। तो ये पॉइंट आपको आप सभी लोग याद कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेंगे। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे, इनका रिवीजन जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहा गया है टाइम मैगजीन 2022। कौन सा मित्रों, टाइम मैगजीन 2022। और इसकी 100 प्रभावशाली हस्तियों की एक लिस्ट जारी की गई है। और इन 100 प्रभावशाली हस्तियों में भारत के 3 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं, तो करुणानिधि, ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है वैवाहिक दुष्कर्म। उसको वकीलत कौन कर रही हैं, तो यह करुणानिधि कर रही हैं। और टाइम मैगजीन की पहली भारतीय प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो यह है गौतम अडानी। ये एक बिजनेसमैन है, आपको याद रखना है गौतम अडानी। ऐसे खुर्रम परवेज, ये कौन है, कश्मीरी एक्टिविस्ट। और इन्हें किस में, तो लीडर संबंधित एक अवार्ड होता है उसमें इसे रखा गया है। एक कैटेगरी है लीडर्स की, उसमें इन्हें रखा गया है। ये पॉइंट आपको याद हुआ है मित्रों। टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, तो एलॉन मस्क। कौन है मित्रों, एलॉन मस्क। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एलॉन मस्क को आप सभी लोग जानते हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, स्टारलिंक के मालिक, है ना। तो डॉग कॉइन भी इन्होंने स्टार्ट की थी और इसका यूज भी किया था सबसे पहले। ये पॉइंट आपको याद हुआ ना मित्रों। अब इस क्वेश्चन में आपको मित्रों मैं लगवाऊंगा एक बेहतरीन सा रिवीजन जो आपने ना कभी लगाया, इसका रिवीजन आपने शायद ना लगाया हो, तो मैं आपको इसका रिवीजन लगवाऊंगा। केवल और केवल आपको देखना है क्या है इस रिवीजन में। तो मित्रों क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कहा गया है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कहते हैं, भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, जिसे OVEP के नाम से जाना जाएगा, ये शुरू किया है। तो आप सभी लोग याद रखना है कि जो अपना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इसके द्वारा एक भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर किया गया है भारत में, तो उड़ीसा से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इसमें हेल्प किसने किया है, अविनत बिंद्रा ने। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे सर ये कार्यक्रम क्या है और किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति ओलंपिक में कितनी खराब रहती है। यानी एक गोल्ड मेडल इस बार आया है टोक्यो ओलंपिक में, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है भारत की। तो इसी स्थिति को समझाने के लिए और इसी स्थिति को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा करने के लिए, यानी भारत भी जैसे चीन है, अमेरिका है, ये बढ़िया बढ़िया गोल्ड लाते हैं, है ना, 50-50, 100-100 गोल्ड तक लेकर आते हैं एक एक ओलंपिक में। तो इनकी स्थिति भारत की तरह हो सके, है ना, यानी हमारी स्थिति भी इनकी देशों की तरह हो सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा से। इसमें हेल्प किसने किया है, तो जिसने सबसे पहले भारत को शूटिंग में क्या दिलाया था, गोल्ड मेडल जिताया था, अभिनव बिंद्रा, इनके द्वारा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि IOC है क्या आखिरकार, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है जिसके हेड कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं, थॉमस बॉक। कौन थे मित्रों, थॉमस बॉक। अब मित्रों देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ल्यूसाने में। और इसका दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जून को इसका दिवस भी मनाते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में, माफ करना 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसे ही विश्व में भी स्टार्ट किया गया था 2006 में। ठीक है, लेकिन भारत में अभी स्टार्ट किया गया है और सबसे पहले कहाँ से, तो उड़ीसा से स्टार्ट किया गया है। अब आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन हमारा दूसरा था लेकिन मैंने इसी में रिलेट करके आपको बताया है। जैसे कि आपको पता है एक है IOC जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के नाम से जाना जाता है, ऐसी एक है भारतीय ओलंपिक संघ जिसे इंडियन ओलंपिक
अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है या संघ के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये कौन थे? नरेंद्र बत्रा। ये पहले ऐसे गैर यूरोपीय थे जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और ये एक भारतीय भी थे। इन पर आरोप लगाया गया है किस चीज़ का? कि इन्होंने 35 लाख रुपए, कितने? 35 लाख रुपए निजी उपयोग में खर्च किए हैं। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया और इस आरोप के बदले इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अगर किसी ईमानदार व्यक्ति पर अगर आरोप लगाए जाते हैं खराब से तो वे काफ़ी अंदर से झकझोर जाता है और काफ़ी अंदर से टूट भी जाता है। तो इसके चलते नरेंद्र बत्रा ने क्या कर दिया? इस्तीफा ही दे दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद हुआ ना? ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर खत्म हुआ। अब आपके लिए खेल संगठन और उससे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्टों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लेना। देखिए मित्रों, खेल संगठन एवं उसके प्रमुख, है ना, खेलों के संगठन और उनके प्रमुख कौन कौन है? जैसे आईसीसी, इंडियन क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। ऐसे आईसीसी नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा सा अलग कर लें, इतना याद रखें, आईसीसी की जगह काट दें, यहाँ पर बीसीसीआई कर लें, ठीक है। क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। आईसीसी के ग्रेग बर्कले हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ क्रिकेट हेड, इसके हेड कौन है? तो बीवीएस लक्ष्मण। आप सभी ने पढ़ा होगा नाडा, एंटी डोपिंग, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी, इसके महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ऐसी राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली, इसे बीसीसीआई कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो जय शाह। हाँ, जय शाह आ गए, एक ओवर में 12 छक्के लगाने वाले। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम की कोच कौन है? तो रमेश पवार हैं, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दुष्यंत चौटाला। फीफा के हेड कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। ऐसी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ये ज्ञानेंद्र निगोमम। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र बत्रा, जिन्होंने अब क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में यही है, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक। ये पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। ऐसी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वो मत समझना, असम के मुख्यमंत्री, ये दूसरे वाले हैं। ये पॉइंट आप सभी लोगों को याद हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2022। तो ये किसे दिया गया है? लालगुडी, JR कृष्णन को और विजय लक्ष्मी को। अब यहाँ पर विजय लक्ष्मी आपको याद रखना है, ये संगीत से संबंधित हैं, लेकिन 2 विजय लक्ष्मी ऐसी हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। एक तो है पहली महिला ग्रैंड मास्टर, ये कौन थी? विजय लक्ष्मी है ना, इनका नाम भी विजय लक्ष्मी है और ये कैसी? प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है। लेकिन वहीं पर आपसे पूछा है, एक विजय लक्ष्मी थी जो UN महासभा की अध्यक्ष थी और तीसरी विजय लक्ष्मी हमारे सामने आई है, कौन? तो ये है विजय लक्ष्मी, ये संगीतज्ञ हैं और इन्हें कला निधि पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो संगीत अकादमी है, इसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 2021 का किसे दिया गया था? तो तिरुवरुर भक्तवत्सलम को यह दिया गया था। ऐसे 2020 का किसे दिया गया है? तो संतन गोपालन को यह दिया गया है। संगीत कला आचार्य पुरस्कार इसी में दिया गया था। 2022 का किसे दिया गया है? तो R जयलक्ष्मी को दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। अब संगीत की बात आई है तो हमें ये पॉइंट बहुत जरूरी याद करने के लिए। प्रथम महिला भारत रत्न पाने वाली संगीतज्ञ कौन थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन थी? लता मंगेशकर नहीं थी, MS शोभालक्ष्मी थी, जिन्हें 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था। जबकि दूसरी महिला थी लता मंगेशकर, जिन्हें 2001 में संगीत के क्षेत्र में, यानी दूसरी संगीतज्ञ थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है मित्रों। ये पॉइंट आपको इससे क्वेश्चन से याद रखने थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ आपको। और आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा इस क्लास में, क्योंकि इसमें आपको मैं कंप्यूटर संबंधित इतने फैक्ट लेकर आया हूँ जो मैंने अपने हाथों से आप सभी के लिए नोट डाउन किए हैं, आप सभी के लिए लिखे हैं। तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन हमारा किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो INIT तिरुचिरापल्ली में इसका किया गया है उद्घाटन। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना है कि सर जो हमारा सुपर कंप्यूटर है परम पोरुल, इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो NIT तिरुचिरापल्ली में, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अब आपको पता है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसे स्थापित किया गया है। ये 2015 में चलाया गया था और इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हमें 100 सुपर कंप्यूटरों को स्थापित करना है इस मिशन के तहत। इस मिशन के तहत इस सुपर कंप्यूटर को बनाने का कार्य किसे दिया गया है? तो CDEC, ये पुणे की एक संस्था है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। ये सुपर कंप्यूटर बनाएगा। अब कंप्यूटर संबंधित स्पेशल फैक्ट आपके लिए देखना। देखिए मित्रों, अगर कंप्यूटर की हमें बात करनी है तो कंप्यूटर ये नीति कब आई थी? 1984 में। और किसके द्वारा आई थी? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा।
कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं विश्व में? तो चार्ल्स बेबेज। सुपर कंप्यूटर की जनक कौन है? तो सिमोर्ग क्रे। भारत के सुपर कंप्यूटर की जनक कौन है? तो विजय भटकर। और परम 8000 इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब इसी का दूसरा नाम क्या था? तो फिलोसावर, इसका दूसरा भी नाम था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या था? क्रे 1S। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब ऐसे ही WW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अब हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था परम परवेगा, ये एक सुपर कंप्यूटर था। फुगाको कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है और ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। सिमोर्ग यह ईरान का सुपर कंप्यूटर है। परम गंगा इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया था और परम शक्ति इसे IIT बंगलुरु में स्थापित किया गया था। अब मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर बनाने का ठेका किसका है? तो पुणे यानी CDEC का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका है। और ये क्या करता है? सुपर कंप्यूटर को बनाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने मित्रों? डगलस एंजेलबर्ट ने। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में चेंज कौन करता है? तो असेंबलर। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विश्व वायु शक्ति सूचकांक। कैसा मित्रों? विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 भारतीय वायुसेना का स्थान, इसमें एक सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। चीन के स्थान पर इस बार भारत आ गया है। पिछली बार कौन था? तो चीन था और अब तीसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर कौन है? रूस है। ठीक है, तो भारत की आन मान शान आपको याद रखना। विश्व वायु सेना कहाँ पर है? तो ये तीसरे स्थान पर आ चुकी है और बताया गया है कि किसकी वायुसेना कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। अब ऐसे वायुसेना की बात करें तो कब? तो 8 अक्टूबर को 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो BR चौधरी। ठीक है, और 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस भी मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। मनोज पांडे इसके हेड हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को और इसके हेड कौन है? R हरि कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। इसकी किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की। और ऐसी 2 पुस्तक आपको याद रखनी है, एक सॉन्ग ऑफ इंडिया और एक मिरेकल एंड हैप्पी बाजार। ये दोनों की दोनों पुस्तक किसकी हैं? तो रस्किन बॉन्ड की ये दोनों की दोनों पुस्तक हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन 10 थे आपके सामने, जो मैंने काफ़ी विस्तार के साथ आपको बताए हैं और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इस क्लास में मैंने देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो की अहमियत आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अगर इस चैनल की सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इन चीज़ों को आप अपने पास संजो कर रखेंगे और जब भी आपकी परीक्षा आएगी तो उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में और जितने भी आपके क्वेश्चन हो आप लाइव चैट में करते रहिएगा, मैं उनके आंसर आपको देते रहूँगा। इसके बाद आप ऑफ कमेंट में भी अपने कमेंट रख सकते हैं और कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। जैसे कि कल हमारी एक गलती हुई थी छोटी सी कि हमने 19 अप्रैल कर दिया था। किसको? इस चीज़ को आप सही कर लेना। 19 अप्रैल को हमने क्या कर दिया था? कैंसर डे कर दिया था। तो इसे आप सभी लोग सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 फरवरी। ठीक है, तो ऐसे छोटी मोटी गलती कभी कभी हो जाती हैं, तो आप अगर बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इन चीज़ों का पता भी लगा सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से जरूर देखना और उस साथी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इसके लिए कमेंट किया था। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ आप सभी से मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अभी तक अभी ने लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।